हे एवरीवन, प्रिया दमेजा हियर एंड वेलकम टू कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। एनडी यूजीसी नेट जो स्टूडेंट्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार अटेम्प्ट देने के लिए, तो उनको ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपका जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 4th यूनिट है आपके सिलेबस में, एनटीए के सिलेबस में, जो कि है बिजनेस फाइनेंस। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड टॉपिक है, ये आपका लेवरेज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अगर आपने लेवरेज एनालिसिस नहीं पढ़ा तो फिर फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट आपका वो तो इनकम्प्लीट है ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं इसमें से। मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी कि कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपने ध्यान में रखना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर को सुनते हुए ही आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए और आप उसको नोट डाउन करते हुए चलना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा के देखो, जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो ही टॉपिक आपको उसी के बेस्ड है जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लेवरेज एनालिसिस का। ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक लेवरेज एनालिसिस। तो लेवरेज एनालिसिस क्या होता है पहले ये समझ, लेवरेज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो लेवरेज को समझने के लिए इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है, वो यही है कि अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं और किसी चीज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो यही है। एंड इंक्रीज मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पस। हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, और लेवरेज हमें अलाउ करता है कि हम उस चीज को कर पाए। अगर लेवरेज नहीं होता तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती। तो सिंपली अगर मिशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जो लेवरेज है, लेवरेज हेल्प करता है इन लिफ्टिंग ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट। लेवरेज की हेल्प से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में सक्सेसफुल रहते हैं। अगर लेवरेज नहीं होता तो हम इजीली इन हैवी चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को नहीं उठा पाते। तो ये सिंपल मीनिंग है आपका लेवरेज का। सिंपली आपने बचपन में ऐसे देखा होगा, आजकल भी बच्चे हैं जो इस को बहुत ही इंजॉय करते हैं पार्क वगैरह में। तो यही है कि एक तरफ जब आपका जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है तो ऊपर से लाइक जो है आप चीजों को उठाने में आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा लेवरेज का टॉपिक है वो बिजनेस में भी बहुत ज्यादा वैलिड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो लेवरेज टर्म है उसको यूज किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट। फिक्स्ड कॉस्ट एसेट को यूज करने की एबिलिटी और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स ओनर्स। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो सिंपली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मतलब ये है कंपनी की क्या एबिलिटी है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स को यूज कर रही है, जो कि हमारे हैं डिबेंचर, जिसके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट जाना ही होता है। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट यूज कैसे करती है, कितना करती है, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। तो लेवरेज का मतलब आपका यही है। ठीक है, तो लेवरेज का मतलब क्या हुआ? यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज। किसी चीज का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए उसको यूज करना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए इसको यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ मशीनरी, अगर हम मशीनरी वगैरह के में बात करें। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शेयर होल्डर्स की, ऑनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, हम ये यूज करते हैं। तो ये देखो, ये आपका एक लेवरेज जो है वो आपका एक फैल्कुलम पॉइंट होता है जो कि सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। हम फाइनेंस में इसको क्यों यूज करते हैं? सो दैट हमें जो इनपुट्स हैं वो लेस लगाने पड़े, इनपुट्स हमें लेस यूज करने पड़े। देखो, हमने फाइनेंस कम लगाया, पैसा कम लगाया, लेकिन हमें जो रिवार्ड है वो ज्यादा मिल जाए। हम जो है
इक्विटी को कम यूज करके इंटरेस्ट वाले जो फिक्स्ड इंटरेस्ट हमारे डिवेंचर्स वगैरह हैं उसको ज्यादा यूज करें। एफर्ट्स यहाँ पे कम कैसे लगेगी, क्योंकि उन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट लेना, उन्होंने वो लेके साइड पे हो जाना है। ठीक है, अगर आप सारी की सारी इक्विटी यूज करते हो तो सारा का सारा पैसा इक्विटी वालों को होता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज या कह लो लेवरेज का मेन पर्पज ही क्या है हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस का, उसका मेन यही पर्पज है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने कम एफर्ट्स के साथ वर्क लेस करना है, कम वर्क करते हुए हमने आउटपुट है वो ज्यादा लेना है, हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा देना चाहते हैं, उनकी वेल्थ को ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो ये आपका जो है वो लेवरेज का पॉइंट बन जाता है कि आप कैसे उसको यूज करते हो। तो एक तरफ आपका हो गया डेट, जो कि आपका फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग होते हैं, जो उन्होंने लेके साइड पे हो जाना, उनकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके इक्विटी वाले, तो जितना भी बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी वालों का हो जाएगा। मतलब कम यूज करके कम पे करके इंटरेस्ट तो उनको फिक्स दे दिया, 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से अगर देखे तो 10,000 ही तो उनको देना है, वो दे दिया, बाकी सारा जो बचा वो किसका होगा, वो इक्विटी वालों का होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेन लेवरेज का सिंपल सा मीनिंग। तो लेवरेज क्या है, लेवरेज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ सिस्टम और एन एनवायरनमेंट इन अ वे दैट मल्टीपल्स द आउटकम ऑफ वंस एफर्ट विदाउट। तो देखो लेवरेज का मतलब यही है कि एबिलिटी है किसी एक ऐसे मतलब ऐसे इन्वायरमेंट ऐसे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की, अगर आप एफर्ट्स वगैरह लगाते हो तो आपके जो एफर्ट्स हैं आपके आउटपुट को मल्टीपल इफेक्ट करें। आप कम करो लेकिन अच्छे से करो तो उसका रिजल्ट आपका ज्यादा अच्छे से मिलेगा। तो यही है आपका लेवरेज का सिंपल मीनिंग। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेसन्स अच्छे लगते तो प्लीज लेसन्स को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो बात करते हैं लेवरेज के मीनिंग के ऊपर। ठीक है, तो लेवरेज का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, लेवरेज रेफर्स टू एन इंक्रीज मींस ऑफ अकम्प्लिशिंग द पर्पस। तो किसी पर्पस को पूरा करने के लिए हमने अपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो मशीनरी अगर हम मशीन के वहां पे जाए साइड पे देखे तो लेवरेज का मीन होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हेल्प करता है, हेल्प अस इन लिफ्टिंग द हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए जो कि अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज इज वैलिड इन बिजनेस ऑल्सो टू, तो बिजनेस में भी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि फर्म की एबिलिटी क्या है टू यूज द फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स टू सेटिस्फाई टू मैग्निफाई द रिटर्न्स ऑफ इट्स ऑनर। इसके जो ऑनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनकी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट वाले एसेट्स को कैसे यूज करते हैं, ये इसका फाइनेंस में मतलब है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मीनिंग या मीनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि हमारे जो लेवरेज है वो कितने तरह के हैं। देखो इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। जो एनटीए यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपके फॉर्मूलाज क्या हैं, इनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। फिर अगर ये ऑपरेटिंग लेवरेज अराइज होता है तो ये इसका रीजन क्या है, क्यों अराइज होता है, ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जो लेवरेज है आपका, ये याद रखना कि जो लेवरेज है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही फेवरेबल ही रहे। तो सिंपल सी बात है, द फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज में आती है, एंड फिक्स्ड रिटर्न वो होती है हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट, वो रिमेन कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और सेल्स। सेल्स में चेंज होता है तो जो हमारे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे कॉस्ट है वो आपकी फिक्स्ड रहने वाली है। जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो हमारा जो इंटरेस्ट वगैरह है वो फिक्स्ड हो गया, हमारी सेल इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। अगर मैं कहूँ कि पहले मेरी सेल 1 लाख की थी और कॉस्ट मेरी 20,000 की थी,
तो वो जो है मेरा जो अर्निंग मुझे बचती थी वो कितनी थी 80,000 की। तो अभी अगर मैं कहूँ कि मेरी जो सेल है वो इंक्रीज हो गई 1,20,000 हो गई है और 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेन फिक्स्ड ही है, वो नहीं चेंज होने वाली। अब मेरी इनकम कितनी होगी 1 लाख की होगी। तो आपके जो सेल है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, लेकिन जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी वही फिक्स्ड रहती है। ठीक है। तो employment of an asset or the sources of funds for which the firm has to pay the fixed cost or return has a considerable influence on the earnings available for the equity shareholder। तो कंपनी जितना भी अपना फिक्स बियरिंग इंटरेस्ट वगैरह वाला जो यूज करती है उसके कारण बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर को जो बचेगा एंड में तभी मिलेगा। अगर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी खासी है तब तो आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आपकी जो सेल है वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई, लेकिन फिक्स्ड वालों ने तो अपना लेके ही चले जाना है, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा इक्विटी वालों को देने के लिए, या कम बचेगा। वो किस केस में, अगर आपकी सेल डिक्रीज होती है। अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है तब उनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड वालों ने ये मैटर नहीं करता कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, उनको अपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट से मतलब है, वो उन्होंने लेके चले जाना, आप कहीं से भी उनको दो। तो ये चीजें हैं जो कि हमने लेवरेज में पढ़नी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है एक तरह का फैल्कुलरम और लेवरेज पॉइंट है जो कि इन्फ्लुएंस करता है अर्निंग को जो अवेलेबल होगी आफ्टर दैट शेयर होल्डर्स को। तो हायर द डिग्री ऑफ लेवरेज हायर विल बी द रिस्क। जितना ज्यादा लेवरेज होगा उतनी ही ज्यादा रिस्क होगी, और हमें पता है रिटर्न भी फिर उतनी ही ज्यादा होगी किसको, ऑनर को। इट शुड ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड दैट इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये दोनों हो सकती है। तो लेवरेज को मेनली सॉरी ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज है, फिर दोनों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है कंबाइंड लेवरेज। चलिए डिस्कस करते हैं। तो लेवरेज को समझने से पहले आपको ये इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसको समझना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा है। देखो सबसे पहले हमारे पास सेल होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सेल आई। सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्सेस अभी हमने पे करने हैं, लेकिन जो हमने इक्विटी वालों को देना होता है वो टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद उनको भी डिविडेंड वगैरह देते हैं। और उससे पहले भी अगर प्रेफरेंस वाले भी डिविडेंड लेने वाले बैठे हुए हैं तो पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे फिर इक्विटी वालों को देंगे। तो अभी हमने जब टैक्स पे कर दिया तो हमारे पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि अगर प्रेफरेंस वाले, मान के चलो कि यहाँ पे प्रेफरेंस वाले नहीं है, तो ये सारी अर्निंग किसकी होगी, ये इक्विटी वालों की होगी। तो ये अर्निंग उनके लिए अवेलेबल है। यहाँ से हम निकाल लेंगे ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ जो हमारे शेयर होल्डर्स है उसको डिवाइड करके। ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके फाइनेंशियल या टोटल एवरेज वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। तो एक और समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जो कि हमारे बिजनेस रिलेटेड खर्चे हैं, उसको माइनस करके जो हमारे पास बचता है वो हो गया हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, ये पोर्शन रहेगा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का, सॉरी ये पोर्शन आपका रहेगा ऑपरेटिंग लेवरेज का। ठीक है, इतना। उसके बाद जब आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, टैक्सेस माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वाले हैं उनको पे कर दिया, फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, फिर उससे जो होंगे उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स या जितने भी शेयर्स हैं उसके साथ डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ईपीएस। तो ये इतना पोर्शन जो है हमारा रिलेट करेगा फाइनेंशियल एवरेज के साथ। अगर हम सारे को देखें तो वो बन जाएगा हमारा टोटल लेवरेज। इसको बहुत ही अच्छे से आपने समझना है। ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे यूज हुई वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट,
तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एट द एंड हमें चाहिए क्या, हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में, मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है आपने, कि जो आपको काम आएंगे वहां पे। तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो क्या है, रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है। ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट की प्रेजेंस के कारण होता है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं होगा। तो सिंपल रीजन क्या हुआ इसका, फिक्स्ड कॉस्ट। पहला पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है इसका जो मेन है रीजन, कॉज क्या होता है इसका, फिक्स्ड कॉस्ट होता है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। ये किसके कारण होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है। ये हमें हेल्प करता है, जो भी हमारी इनकम में, नेट ऑपरेटिंग इनकम में जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं स्मॉल वेरिएशंस के कारण, किस में आनी है स्मॉल वेरिएशंस, सेल्स में आनी है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रिमेन सेम रहने वाली है, सेल्स आपकी चेंज होगी, फिक्स्ड कॉस्ट में से माइनस करके जो बचेगा वो भी तो चेंज होगा ना। अगर सेल आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी अर्निंग भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर सेल आपकी डिक्रीज होगी तो आपकी अर्निंग्स भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको फैल्कुलरम ऑफ लेवरेज ट्रीट किया जाता है, मतलब सेंट्रल पॉइंट इसको यूज किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो अपनी डायरी में। द चेंजेस इन सेल आर ट्रीटेड टू चेंजेस इन रेवेन्यू। अगर सेल्स में चेंजेस आते हैं तो रेवेन्यू में भी चेंजेस आएंगे, सिंपल सी बात है। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन द सेल। हमने ये मान के चलना है कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। आप चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना लो, जो रेंट फैक्ट्री का जाना है वो उतना ही जाना है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होने वाली, सेल चेंज होने वाली है। तो अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, तो आपके जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सेल है वो है 1 लाख पहले की, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20,000, तो प्रॉफिट कितने के हुए आपके 80,000 के। यही अगर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1 लाख की जगह 1,20,000 हो जाए, 20,000 तो निकल गया, बाकी कितना बचा आपके पास 1 लाख, इनकम इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा चलेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अकर्स व्हेन द फर्म हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच मस्ट बी रिकवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिक्स्ड कॉस्ट है जो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो किसके कारण होता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है, और वो रिकवर होती होनी चाहिए। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट तो होंगे ही नहीं। लेकिन हमें लेवरेज को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट से चाहिए, अर्निंग्स चाहिए हमें। अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं हो रही तो अर्निंग्स भी नहीं होंगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी मस्ट है कि रिकवर होती होनी चाहिए। फिक्स्ड cost remaining the same, the percentage change in the operating revenue will be more than the percentage change in the sale। आपकी जो परसेंटेज ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगी, मतलब इनकम में ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन द सेल। ओके, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने लास्ट वाली लाइन बोली है उसकी फॉर एग्जांपल, आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो मान लो 5 है, ठीक है। यहाँ कह लो कि आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 2 है, 2 आया आपके पास, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 आया। इट मीन्स जितना भी चेंज सेल में होगा, चेंज जितना भी होगा उससे डबल चेंज होगा आपकी इनकम में। मतलब कि इनकम में चेंज आपका ज्यादा होगा और सेल्स में चेंज आपका कम होगा। अगर 50% चेंज आता है सेल्स में, इफ देर इज चेंज इज 50% चेंज आता है, देन क्या होगा, आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 2 है, 50 इंटू 2 करके देखो क्या आएगा आपके पास, 100 आएगा। आपकी जो इनकम है वो 100% इंक्रीज होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री ऑफ लेवरेज आपका ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 5 है, मान के चलो वो 5 है, आपका 1% इंक्रीज अगर सेल होती है,
सेल में 1% इंक्रीज हुआ, तो वो मैंने मीनिंग में बताया वो मल्टीपल होके चलता है। आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज वो 5 है, ठीक है, 5 है, सेल में चेंज कितना आया 1%, तो मल्टीपल कितना हो गया, इनकम में कितना चेंज आएगा आपका 5% चेंज आएगा इनकम में। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास नोट्स में क्या है। ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज अ फर्म्स एबिलिटी टू यूज अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द सेल ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मैंने आपको करवा दिया कि ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बताता है कि सेल में कितना चेंज हो रहा है, उसके ऊपर हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो क्या कैसे इफेक्ट हो रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है। It determined by the relationship between the firm's sale revenue and its earning before interest and tax। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, कहने का मतलब यहीं से क्लियर होता है कि हमने सिर्फ दोनों के बीच में रेशो बनानी है। किसके बीच में? सेल्स और अर्निंग्स के बीच में। सेल्स आपकी है इंडिपेंडेंट और जो आपकी अर्निंग है वो आपकी है डिपेंडेंट, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। तो कहने का मतलब अर्निंग है जो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। सेल अर्निंग के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, लेकिन अर्निंग सेल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सेल हो गया आपका डिपेंडेंट फैक्टर और ये होगी आपकी सेल होगी आपकी इंडिपेंडेंट फैक्टर और ये होगी आपकी डिपेंडेंट फैक्टर। तो अगर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक पढ़ा है तो वहां पे भी तो हम ऐसा ही करते थे, ठीक है, डिपेंडेंट फैक्टर इंडिपेंडेंट फैक्टर, तो वैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इट इज कॉस्ट ड्यू टू द फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ इन द फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। इट इज कॉस्ट ड्यू टू द फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन अ फर्म। लेक्चर तो काफी लंबा हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज, it indicates the presence of fixed operating cost which is used to increase the EBIT operating profit। तो जो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज है वो EBIT जो है उसके बारे में है, फिक्स्ड कॉस्ट के कारण होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज हमें बताता है कि क्या सेल का इफेक्ट हो रहा है EBIT के ऊपर। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज द रेशियो ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस मतलब आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट है, अभी हमने फिक्स्ड इंटरेस्ट पे नहीं किया, to the net operating income after fixed charges। ओके, तो ये किसके कारण होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज द अनसर्टेनिटी वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग अर्निंग्स। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स द हायर बिजनेस रिस्क एंड वाइस वर्सा। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए वो है, पहली बात तो किसके कारण होता है? बिजनेस रिस्क। जो आपका ऑपरेटिंग आता है ना, ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं वो बिजनेस रिस्क में चले जाएंगे। जो आपके फाइनेंशियल फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट आपका जाना है, वो आपके फाइनेंशियल रिस्क में चले जाएंगे। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना, फिक्स्ड कॉस्ट, बिजनेस रिस्क। और तीसरा इसके फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ? इसके अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज बहुत है तो सबको ध्यान से करके जाना। परसेंटेज चेंज इन EBIT ओवर परसेंटेज चेंज इन द सेल। ये आपने ऐसा कोई मिलता जुलता फॉर्मूला डिग्री ऑफ जो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह में वहां पे निकाला था, तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ यूज होता था। तो क्या है वहां पे भी हमारा यही था कि जो EBIT है वो आपका है डिपेंडेंट फैक्टर, जो सेल है वो आपका है इंडिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट फैक्टर, ये हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया। डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ओवर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? EBIT, EBIT, EBIT। और इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? सेल्स, सेल्स, सेल्स। तो आपको फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द EBIT, चेंज लेना हमने कितना चेंज आया, और परसेंटेज चेंज इन द सेल। तो चेंज कैसे निकालते हैं, ये वाला चेंज कैसे निकालते हैं? इंक्रीज इन EBIT ओवर EBIT, इंक्रीज इन सेल ओवर सेल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये सेल ऊपर चला गया, इंक्रीज इन सेल है जो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको इतने चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज को खाली ध्यान में रखो। फॉर्मूलाज भी आपको कैसे आते हैं? आपको मैच द कॉलम में आ सकते हैं कि ये जो आपके सही फॉर्मूलाज हैं वो बताओ, मैच करने होते हैं कि ये किसका फॉर्मूला होता है। कोई एक आधा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, वो भी अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर है तो आप उसको भी बहुत ही अच्छे से बना लोगे क्वेश्चन को।
तो ऑपरेटिंग लेवरेज एट एनी वॉल्यूम ऑफ सेल इज डिफाइंड एज अ डिग्री, तो ये इसको डिग्री भी बोला जाता है। इसका अल्टरनेट फॉर्मूला कौन सा है? कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ईबीआईटी कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सारी चीजें निकाल के हमारे पास ईबीआईटी बच जाता है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला रेडी है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द ईबीआईटी ओवर परसेंटेज चेंज इन द सेल। तो अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाऊं तो ये क्या है हमारा? ये रहा ना, सेल्स और ईबीआईटी। लर्न करवा देती हूँ आपको यहीं पे फॉर्मूलाज। सेल्स यहाँ पे है और ईबीआईटी यहाँ पे है। फॉर्मूला आपको क्या बताया गया? ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये है आपका, ठीक है। एक आपको और बताया गया फॉर्मूला, एक आपको फॉर्मूला बताया गया है कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी, यही बताया गया है, ठीक है। तो अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो, मतलब आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को देखते हुए चलते हो, तो जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली जो हमारी सेल है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ओके, तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी आता है आपका, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये वाला ना मैं आपको एट द एंड करवाती हूँ, पहले फाइनेंशियल करवा दूँ जल्दी से। लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो। तो फाइनेंशियल एवरेज, इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान में रखना है। वो ये है कि फाइनेंशियल एवरेज अक्कर कहाँ पे होता है? व्हेन फर्म फाइनेंसेस विद द इंटरेस्ट बेयरिंग डेट, जब वो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट के यूज करती है तब होता है राइज। फाइनेंसेस विद इंटरेस्ट बेयरिंग डेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड थिंग इज दैट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज होता है, इट अकर्स ड्यू टू द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे इंपॉर्टेंट था क्या आपका? फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ascertain whether the management is able to earn the more on the debt funds than the funds cost, ये देखना होता है कि क्या फर्म की जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अर्न करने के लिए एबल है मोर डेट फंड्स के ऊपर। A firm does not have any interest bearing debt financing if की बात कर रहे हैं, अगर फर्म के पास कोई भी इंटरेस्ट बेयरिंग डेट फाइनेंसिंग नहीं है, कहने का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लगाई हुई है, कोई डेट यूज नहीं कर रही है, तो उनका वहां पे कोई भी फाइनेंशियल लेवरेज नहीं होगा। यही बात आपको पहले भी बताई गई है। ऑपरेटिंग लेवरेज में भी अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं होगा। तो रीजन क्या है दोनों का? वहां पे है फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे है फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये ना कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आता है फाइनेंशियल लेवरेज, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको। तो फाइनेंशियल लेवरेज, इसको गियरिंग और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोला जाता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीनिंग को आपको पता ही होगा, वो क्या होता है? डेट को यूज करना अलोंग विद द डेट एंड प्रेफरेंस कैपिटल अलोंग विद द फिक्स विद द ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि जो प्रेफरेंस वाले होते हैं उन्होंने भी तो फिक्स डिविडेंड लेना ही होता है अपना। तो फिक्स्ड चार्जेस सोर्सेस हैं, जब हम यूज करते हैं विद द इक्विटी उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज भी बन जाता है। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब ही यही है कि जब आप डेट को यूज करते हो, फिक्स्ड इंटरेस्ट को यूज करते हो, किसके साथ? इक्विटी के साथ। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज एम्प्लॉयड बाय द कंपनीज इंटेंडेड टू अर्न मोर रिटर्न ऑन द फिक्स्ड चार्ज फंड्स देन देयर कॉस्ट। तो जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज है वो फाइनेंशियल लेवरेज जब हम डेट को इक्विटी के साथ यूज करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम अपना ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें, अपनी कॉस्ट से ज्यादा अर्न कर सके, कम लगा के कम एफर्ट्स करके ज्यादा अर्निंग कर सके, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये आपका है सरप्लस विल इंक्रीज द रिटर्न ऑन द ओनर्स इक्विटी। अगर आपको सरप्लस होगा तो सिंपल सी बात है कि ऑनर्स की इक्विटी इंक्रीज होगी, अगर डेफिसिट में जाएगा नेगेटिव होगा तो डिक्रीज होगी, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ऑनर ऑन इक्विटी इज लेविड अबव एंड बिलो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द
टोटल कॉस्ट। तो ये जो है आपका मेजर कैसे होता है, फाइनेंशियल एवरेज जो है आपका डेट इक्विटी रेशो, डेट रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर का पढ़ रखा है तो ये दोनों ही चीजें हैं, जो फर्स्ट टू मेजर हैं वो आपके कैपिटल गियरिंग मेजर भी इसको बोला जाता है, कैपिटल गियरिंग में आता है। ये रेशो ही तो है डेट और इक्विटी की, कैपिटल गियरिंग में भी तो यही रेशोज ही तो पढ़ते हैं। तो ये जो है बाकी आपकी इंटरेस्ट कवरेज की है कि देखना है कि इंटरेस्ट कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं कवर कर पा रही है, इट मीन्स वो सही नहीं चल रही है। उसी तरह से जहाँ पे आपको पहले बताया गया कि वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट पूरी करना जरूरी है, यहाँ पे इंटरेस्ट कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के ऊपर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका ईपीएस ओवर ईबीआईटी। ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। अगर आप अभी, मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, स्टेटमेंट को माइंड में रखो, जो हमने इनकम स्टेटमेंट ऊपर चार्ट दिखाया मैंने आपको फॉर्मेट, तो ईपीएस है वो नीचे आता है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप फैक्टर्स को ध्यान में रख सकते हो। जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, इक्विटी वालों को कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी है, ईबीआईटी कितनी है। अगर आपकी ईबीआईटी ज्यादा है तो अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा होगी, अगर आपकी ईबीआईटी कम है तो आपकी अर्निंग पर शेयर भी कम होगी। तो ईपीएस हो गया आपका डिपेंडेंट फैक्टर, और जो आपका ईबीआईटी है वो हो गया इस केस में आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो इसका अल्टरनेट दूसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज लेनी है आपने, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, यही वाले को सॉल्व किया है। तो चेंज ऐसे लेते हैं हम, जो पहले कितना था और अब कितना है, ओवर ईपीएस, चेंज इन ईबीआईटी ओवर ईबीआईटी, तो ये बन गया हमारा। इसको सॉल्व करके, ये जो चेंज लगाया है इसको सॉल्व करके जब आप निकालते हो तो आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम ऑन, मतलब ईबीआईटी का जो हमारा चेंज है किसके ऊपर चेंज आ रहा है, ईबीआईटी के कारण किसके ऊपर चेंज आ रहा है, चेंज इन द अर्निंग ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी वालों को कितना चेंज मिल रहा है, यही है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, तो फाइनेंशियल लेवरेज आपका यही बताता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ओवर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और आपका जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, ईबीआईटी ओवर ईबीटी भी बोल सकते हैं हम इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ईपीएस ओवर ईबीआईटी। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ये इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है। ईबीआईटी ओवर ईबीटी, ईबीटी मतलब जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो जो टैक्स से पहले जो हमारे पास बचे हुए हैं वो चीजें हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज का डिफरेंस आ जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज है ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता किसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर में, और दूसरा प्रॉफिट प्लानिंग में। और इसके जो डीमेरिट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है डेट और इक्विटी को साथ साथ यूज करना, फिक्स इंटरेस्ट वालों को साथ साथ यूज करना। तो जो हमारा ये है ये डबल एज वेपन बोला जाता है, इसको दो धारी तलवार बोला जाता है। जितना इसका फायदा है ना, जितना इसका फायदा है कि आप कम वाले को यूज करके, लेस एफर्ट्स को यूज करके आप अर्निंग्स को बढ़ा सकते हो। देखो ये सोच के हो सकता है कि आप अपना जो डेट वगैरह है आप उसको ज्यादा यूज करो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, बट अगर किसी टाइम कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हुए तो जो फिक्स्ड वाले हैं, डेट वाले हैं, वो तो अपना इंटरेस्ट लेके जाएंगे ना, वो तो अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका है नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इसको डबल एज वेपन भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं कि डबल एज वेपन कौन सा है इनमें से, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को डबल एज वेपन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जितना इसका फायदा है उतना उसका नुकसान भी है। किसी टाइम हमें अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो हम इंटरेस्ट जो देना है डेट वालों को वो कहां से देंगे। तो कंपनी ये उसी के लिए बेनिफिट है जिसकी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है, उसको पता है कितनी अर्निंग्स हमें आएंगी और इंटरेस्ट हम इजीली निकाल के उनको दे देंगे और इक्विटी वालों को भी देंगे। तो अगर आप डेट वालों को ज्यादा देते रहोगे, इक्विटी वालों को
कहीं ना कहीं से आपने अरेंज करके या थोड़े बहुत जो भी प्रॉफिट्स हुए जो आपने इंटरेस्ट के रूप में डेट वालों को दे दिए, इक्विटी वालों को कुछ नहीं मिला, तो वो कितना बर्दाश्त करेंगे? तो वो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर देंगे, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगी, उतना ही आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये इसके लिमिटेशंस है, ये आप ध्यान में रखना डबल एज वेपन के बारे में। सिर्फ उसी के लिए अच्छा है ये जिसकी जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है, जो अपना रिस्क वगैरह है इसको अच्छे से कवर करके चलती है कंपनी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो जो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज है वो किसके साथ डील करता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये इन्वेस्टिंग के साथ है, ये फाइनेंसिंग के साथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, और ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ है। इट रिप्रेजेंट एबिलिटी टू यूज अ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये रिलेशनशिप है ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैसे करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट्स रिजल्टिंग परसेंटेज चेंज इन द सेल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो यही फॉर्मूला कोई बताया हुआ है, उसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं, इसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है। ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड करता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कारण, और जो आपका फाइनेंशियल लेवरेज है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर। तो टैक्स रेट है एंड इंटरेस्ट रेट है विल नॉट इफेक्ट द ऑपरेटिंग लेवरेज, ये इसको इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज को इफेक्ट करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह ज्यादा हो गया, इट मीन्स आपकी फिक्स्ड जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो भी आपकी ज्यादा हो जाएगी, जो आपके फाइनेंशियल लेवरेज को इफेक्ट करेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंबाइंड लेवरेज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। एक बार क्वेश्चन आया था आपसे, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है इसका जो फॉर्मूला, यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई में रखना होता है, तो आपको ऑप्शंस में प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, डिवीजन का साइन दे दिया, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, तो आपको चूज करने की सही फॉर्मूला कौन सा है। तो सही फॉर्मूला आपका ये है, कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज को और क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिट लेवरेज और टोटल लेवरेज भी बोला जाता है। कंबाइंड लेवरेज एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू इन द अकाउंट ऑफ सेल्स एंड टैक्सेबल इनकम। तो ये है, आपको पहले टेबल में भी दिखा दिया, टोटल जो आपका आता है उसका है। तो टॉप पे क्या आता है? सेल्स आती है, जो सबसे नीचे आता है बॉटम पे आता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो जाता है। तो कंबाइंड लेवरेज इज द लेवरेज व्हिच रेफर्स टू द हाई प्रॉफिट्स ड्यू टू द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के कारण जो आपके हैं प्रॉफिट्स हैं उसको बताता है। कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, हाई लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज यूज करती है। जो कंजर्वेटिव फॉर्म है वो लोअर लेवल को यूज करती है। कंबाइंड लेवरेज है वो क्या है? वो दोनों को यूज करके बनाया जाता है। दोनों क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को स्मॉल चेंज इन द सेल्स मैग्निफाइड इनटू द लार्जर चेंज इन द ईपीएस। तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप हुआ? ये सेल्स एंड ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप हुआ। बोला ना आपको, जो सबसे टॉप पे आता है और जो सबसे बॉटम पे आता है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज पता है, फाइनेंशियल लेवरेज पता है, तो आप उससे कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हो। एक बार क्वेश्चन आया था, आपको ना इंफॉर्मेशन दी हुई थी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज की, तो पहले आपको वो दोनों निकालने थे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से, फिर दोनों का आपसे पूछा गया था कंबाइंड लेवरेज, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो ऐसे हैं। तो जो हमारा कंबाइंड लेवरेज है वो हमने कैसे निकाला? तो हमने पहले ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लिख लिया, फिर हमने फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिख लिया। तो ईबीआईटी कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा? यहाँ पे पी है, ईपीएस ओवर सेल। ईपीएस ओवर सेल जो है आपका वो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला बन गया। तो इसका जो अल्टरनेटिव अप्रोच है वो ये भी है। अल्टरनेटिव अप्रोच इसका यही है कि जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज का सेकंड फॉर्मूला है उसको यूज करके बनाया है। कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी उसका सेकंड फॉर्मूला है, और इसका क्या है? ईबीआईटी ओवर ईबीटी। तो इसको कैंसिल करते हुए कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीटी, ये आपका बन गया डिग्री ऑफ
कंबाइंड लेवरेज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लेसन को लाइक कीजिए, लेसन को शेयर कीजिए और मुझे साथ साथ मोटिवेट करते रहिए। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और मैंने अपनी मेल आईडी भी दे दी है, मेल आईडी पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना चैनल को। थैंक यू।